जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 और एवं 4.0 एग्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूं। अभी मैं आपको जनरल स्टडीज का जो सेट है उसको करा रहा हूं। ये आपका वीडियो का पार्ट नंबर 7 है। तो चलिए, ये 7वां सेट है, इसको शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि यदि 9:12 समानुपात 12 अनुपात कितना x, और फिर दूसरा दे दिया है 28:42 समानुपात 42:y, तो बोल रहा है कि 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए, हमने लिख दिया सवाल को। अब सवाल को लिखने के बाद देखिए, ये पहला सवाल था, इसको हम कैसे किया है देखिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 9 ऊपर हो जाएगा और 12 नीचे हो जाएगा। ये समानुपात का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। ये 12 ऊपर हो जाएगा और x नीचे हो जाएगा। अब इसको हम काट कूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 से काट रहे हैं, तो 3 चौके 12, 3 3 9, ठीक है। और फिर इसको 3 चौके 12, 4 बार में ये 4 चौका 16, x का मान आ गया 16। इसी तरह से दूसरे वाले को ये 28 ऊपर हो जाएगा, नीचे 42 हो जाएगा, 42 ऊपर, अब y नीचे। अब आप समानुपात के स्थान पे बराबर का चिन्ह दे देंगे। तो उस तरह से हमने कर दिया। अब इसको काटे हैं, तो देखिए 14 दूना 28, 14 3 42, ठीक है। अब फिर दूसरे इसको काट दिए 21 बार में, 21 3 63 हो गया, y का मान ये आ गया। अब मेरे को निकालना था 2x प्लस वाई, तो 2x के मान 16 आया था, y का मान 63 है। 16 दूना 32, 63 जोड़ेंगे तो 95 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, इसका आंसर 95, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल। देखिए, ये वाला देखिए, इतना बराबर सब एक दूसरे के बराबर है, तो बोल रहा है कि b² बराबर AC है, तो y का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए, हमने सवाल को जैसे दिया था वैसे लिख दिया है, ठीक है। y का मान निकालना है। देखिए, हम क्या करेंगे, ई दोनों को पहले बराबर लेते हैं, ठीक है। और फिर ये सी वाला जो है इस बी के साथ एक बार लेते हैं। मतलब हमने क्या किया भाई, पहले ए बी के साथ किया, फिर बी सी को उठाया एक साथ, ठीक है। उसके बाद में जैसे दिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए छोड़ेंगे तो x उधर चला जाएगा, यानी y बटा x हो जाएगा। इसी तरह से सी इधर छोड़ेंगे तो y बटा, ये पंगड़ में क्या हो जाएगा, y बटा जेड हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए और सी का वैल्यू निकाल दिए, और ए और सी का वैल्यू इसमें हम भर देंगे। देखिए, तो वही किए हैं। देखिए, ए और सी का वैल्यू जो दिया है भर दिए। अब भरने के बाद क्या करेंगे, देखिए, तो यहाँ पे बी बी दोनों सेम है, तो बी के पावर कितना हो जाएगा, ये दोनों पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद एक्स जेड इसका एलसीएम आ जाएगा, तो वाई जेड प्लस एक्स वाई। अब इसके बाद में आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखिए बी से बी खत्म हो जाएगा, आधार से आधार खत्म, तो उसका पावर बराबर हो जाएगा। तो वही हमने कर दिया, पावर बराबर। उसके बाद हमने क्या किया है, तो उसके बाद हमने क्या किया है कि इसमें से देखिए ऊपर वाला में दोनों में हमें y कॉमन है, तो y कॉमन ले लेंगे, ठीक है। y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा z प्लस एक्स, तो वही देखिए यहाँ लिख दिया हूँ, ई इसमें गुना हो जाएगा जाके, तो 2zx हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये नीचे चल जाएगा, यानी 2zx बटा z प्लस एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए, हाँ, ये वाला देखिए, कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई जो है, जिसकी लंबाई कितना है, 14 सेमी है, और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए, जो घड़ी की सुई था, ये मिनट वाला सुई है ना, एक घंटा वाला सुई होते छोटा, और मिनट वाला सुई बड़ा होता है। तो इस मिनट के सुई द्वारा ये 5 मिनट में कितना ये कौन बनाएगा, ये पहले निकालेंगे। त्रिज्या आपका, ये जो सुई की लंबाई वही त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 सेमी जो सुई की लंबाई है, और 5 मिनट में निकालना है। तो एक वृत्त में टोटल कोण कितना बनता है, 360 का कोण बनता है, तो 360 है ना। और एक मिनट, एक घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में बदलना है, और 5 मिनट में निकालना है, तो 5 से गुना कर दिए। इन टोटल इसको काट कूट किए तो 6 6 25 30 डिग्री आ गया 5 मिनट में। तो हमें 5 मिनट में सुई द्वारा रचित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो इस खंड का क्षेत्रफल लगा देंगे, थीटा का मान हमें आ गया था 60, ठीक है, 60। देखिए यहाँ पे थीटा का मान यहाँ पे 30 आया है ना। तो देखिए, हमने क्या कर दिया, ये सूत्र लगा दिया। अब सूत्र में इसमें मान भरेंगे, ठीक है। तो थीटा के जगह पे 30 ना आया था, यहाँ पे 30 कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे 30 आया है थीटा का मान, तो 30 भरना चाहिए, तो मैं 60 भर दिया हूँ। इसको आप 30 भर लीजिएगा, ठीक है, 30 भर के बनाइएगा। तो 30 भरिएगा यहाँ पे, तो 30 बटा 360 कीजिएगा, ठीक है। तो सोना से सोना कट जाएगा, आप 12 3 36, यानी 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसको काटिएगा 7 गुना 14, तो 2 आई 2 से काटिएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको काटिएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में 14 से गुना करिएगा 154, और नीचे इसको काटिएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 154 बटा 3 आएगा। यहाँ पे थीटा का मान सुधार लीजिएगा, 30 करके बनाइएगा,
तो आप करिएगा इसको सॉल्व, तो आपका आ जाएगा 154/3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 154/3, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए आपका बोला है इतना और इतना के बीच का आपको कोण निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए इस ये जो समीकरण था, यहाँ से हम m1 पहले ढाल निकाल देंगे, तो क्या होता है सूत्र, -a/b। ठीक है, तो a के x में जो सटा रहता है वो ये कहलाता है, तो यहाँ पे -√3 हो जाएगा, और b में y में जो सटल है b होता है, b का मान 1 भर देंगे, भरेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो -3 m1 का मान आ गया। इसी तरह से समीकरण दूसरा से हम क्या करेंगे, हम m2 का मान निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, -a की जगह पे 1 है तो 1 - 1 हो जाएगा, अब b की जगह पे √3 है तो √3, यानी m2 का भी मान निकल गया। तो अब हम यहाँ से सूत्र tan थीटा बराबर ये सूत्र होता है, इसमें भर देंगे हम। ठीक है, तो देखिए m1 के मान -√3 और इसका मान -1/√3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है। ठीक है, उसके बाद में 1 और ये m1 माइनस में √3 और m2 माइनस में 1/√3, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। इसको जब भिन्न के जोड़ करेंगे तो √3 लघुत्तम, √3 से 3 आ जाएगा, माइनस से तो माइनस, +1 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाइएगा, तो देखिए ऊपर आपका आ जाएगा कितना, -2/√3 और नीचे आ जाएगा 1 1 2। अब इसको आगे बढ़ाइएगा, तो इसको काटिएगा तो -1/√3 और इसको बाहर निकलेगा तो 1/√3, और ये tan 30 का मान होता है, आपको पता है। ठीक है, tan 30 का मान हो जाएगा, तो tan से tan खत्म, यानी थीटा का मान 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान 30 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे समय लगता है, धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर 5 घंटे में वापस आ सकता है, तो शांत जल में बोट की चाल यानी नाव की चाल निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए नाव की चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए उसमें क्या बोला था, पहले 30 जा रहा था, 30 जा रहा था कैसे, प्रतिकूल जा रहा था, प्रतिकूल मतलब माइनस होता है। ठीक है, उसमें जब पहले क्या बोला था कि 30 किलोमीटर जा रहा था, ठीक है, तो 30 किलोमीटर जा रहा था, तो वो क्या था, प्रतिकूल जा रहा था, तो उसको टाइम कितना, 30 किलोमीटर, तो यानी कि दूरी बटा कितना हो गया, चाल हो गया, प्रतिकूल में माइनस कर दिए। फिर 28 किलोमीटर जा रहा था तो वो क्या जा रहा था, अनुकूल, अनुकूल मतलब प्लस कर देंगे 28 बटा, और टोटल टाइम कितना लग रहा था उसको, 7 घंटा। ठीक है, इसी तरह से एक और बोला था कि धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जा रहा था, माइनस में हो जाएगा, और ये फिर वापस उतना ही टाइम, मतलब उतना ही दूरी क्या थी, फिर बोल रहा था कि धारा के प्रतिकूल 21 जाकर 5 घंटे में वापस आता है, मतलब फिर उधर से धारा की दिशा में आता है, तो भाई वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 घंटा लग रहा था टाइम। अभी दोनों को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम 7 से गुना, क्योंकि इसमें इसमें हम 7 से गुना मारेंगे, इसमें हम 10 से गुना मारेंगे, तो यहाँ पे हम जब गुना मारेंगे तो इतना हो जाएगा, और सबका चिन्ह बदलेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर इतना आ जाएगा। ठीक है, अरे आपकी इसको घटाइएगा तो 1 आएगा माइनस में, और इधर माइनस में 14, इसका x + y के मान 14 हो जाएगा। अब ये जो आया इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा, आगे फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x + y के मान जो आया है 14 भर देंगे, तो कट कुट के 2 आएगा, उधर जाके घट के 5 आ जाएगा। यहाँ से सब सोल्व करिएगा तो x - y के मान 6 हो जाएगा। फिर 3 और 4 को सोल्व करिएगा, जोड़ दीजिएगा तो कट जाएगा, तो 2x बराबर 10 आ गया, यानी x का मान आ गया 10 किलोमीटर, तो यही इसका नाव की शांत जल में चाल आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, गुना करिएगा तो 4 दूना 8, इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बात करते हैं tan a बराबर cot b। जब भी tan a बराबर cot b दे तो a + b का मान 90 होता है, इसका मान यहाँ पे 90 भरिएगा, cos 90 के मान कितना होता है, 0 होता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ए आंसर है। जब भी यहाँ पर tan a बराबर cot b, चाहे sin a बराबर cos b, चाहे sec a बराबर cos b दिया हो, तो a + b का मान 90 होता है, और 90 का मान यहाँ पे जैसे ही 90 भरेंगे तो cos 90 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए, तो इसको तो आपको सॉल्व करना है, इतना बराबर इतना दिया है, तो चलिए x का मान निकालते हैं। तो देखिए ये सवाल जैसे दिया था हमने लिख दिया, उसके बाद हमने क्या किया है कि इसको, और उधर से x जो है उधर से इधर आया तो माइनस में हो गया, और ये देखिए माइनस में था, ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करिएगा, तो देखिए इसको घटाएगा, उल्टा घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, 0.7x 0.7x, ठीक है, माइनस में, और इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 0.7। अब इसको जब हम काटेंगे 0.7 से 0.7 कट गया, माइनस बच गया, तो x का मान आ जाएगा -1, यही इसका आंसर।
तो लीजिए इसका आंसर -1 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं, अब यहाँ से जीके जीएस शुरुआत हो गया। चलिए जीके जीएस आराम से करते हैं इसको। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इसको देखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है कि मार्च 2024 में किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, एक से ज्यादा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन कौन उत्तर होगा ये भी देख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर डी होगा, लेकिन कौन कौन हो सकता है इसमें, एक से ज्यादा आंसर है, कौन कौन है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो पहला है ज्ञानेश कुमार, तो ज्ञानेश कुमार ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएंगे। और दूसरा है सुखबीर सिंधु, सुखबीर सिंधु, यानी ऑप्शन नंबर बी भी आंसर सही हो जाएगा। ये दोनों को क्या किया गया है, नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। और भारत में अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे, ठीक है, ठीक है, राजीव कुमार है, याद रखिएगा। और भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन बने थे, ठीक है। तो इसमें आपका दो दो आंसर है, तो इसलिए इसका आंसर एक से ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव 2023 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम किया गया है। अगला सवाल है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखिए, किस राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा के संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। और राजस्थान जानते हैं ये भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है, ठीक है। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर बना है। तो कौन बना है भाई, तो भोपाल बना है। कौन बना है, भोपाल। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे कच्चा तीबू द्वीप कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु और श्रीनगर के बीच में। अगला सवाल देखते हैं, भारत रत्न 2024 से सम्मानित किस व्यक्तित्व के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका आंसर होगा तो क्या होगा ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि भारत रत्न 2024 से सम्मानित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है ना, चौधरी सिंह, जो कि 5वां थे, ये जन्म दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि क्या नाम था उनका, चौधरी सिंह, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। इसका आंसर चौधरी सिंह आप लिख लीजिएगा, ठीक है, चौधरी सिंह होगा, जिनका जन्म दिवस किस दिवस के रूप में, किसान दिवस के रूप में 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला देखिए। अगला सवाल बोल रहा है कि मार्च 2024 में भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका भी उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन आखिर होगा तो कौन सा होगा देखते हैं। इसका उत्तर देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा कि मार्च 2024 में भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुआ था। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुआ था। तो ये इसमें से ऑप्शन तो कोई नहीं दिया है, तो सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी में हुआ था, यही इसका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ई हमने ऑप्शन लगाया। इसको आंसर लिख लीजिएगा। अगला सवाल है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी राजकुमार शुक्ल का नाम सुने हैं, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जानते ही होंगे, नीलकठिया खेत कराया जाता था ना, उसमें गांधी जी को क्या किया गया था, पत्र लिखकर बुलाने का काम कौन किए थे, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। चंपारण के किसान ये नेता थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल ये देखिए, अगला सवाल है कि फौरोजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। फौरोजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजी सरियतुल्लाह किए थे। अगला सवाल है, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। तो क्या कारण था, तो अकाल की छाया। अगला सवाल देखिए, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। अगला सवाल है कि भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। अगला सवाल है
कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमीशन 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 कौन था? तो ये देखते हैं, कमिश्नर लिखा होगा है ना, कमिश्नर कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलियम टेलर था। अगला सवाल है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपका भाग कौन लिए थे? बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन आपका सम्मेलन में भाग लिए थे, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास थे। अगला सवाल है कि काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेगुर मृदा। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी चाहे मृदा कहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य गंगा मैदान। अगला सवाल है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसतन लवणता सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज्यादा है? तो इसका उत्तर मृत सागर में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए। तो अगला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश का नाम आपसे कोई पूछे तो इसका नाम आप बताएंगे ईरान बताएंगे। अगला सवाल है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका उत्तर आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ए गेवेनर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, वेगेनर बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम होता है? तो सबसे कम घनत्व तो सबसे आपका शनि ग्रह का है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सार गैसों का सागर एक हिस्सा है, सार गैसों सागर का एक हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका उत्तर आप याद रखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, आवर्त सारणी के समूह 1 तथा 7 दोनों के परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ निम्नलिखित में क्या बढ़ती है? तो इसका उत्तर याद रखेंगे आपका परमाणुविक त्रिज्या भी बढ़ती है। अगला है, सरसों के तेल की तीखापन किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एलील आइसोथायोसाइनेट के वजह से। अगला सवाल है कि जब एक दूसरे के समानांतर असमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी। अगला सवाल है कि कौन सा सूत्र असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, इनमें से तो कोई नहीं होगा, लेकिन होगा क्या आपका, जैसे मान लीजिए कि C2H4 हो सकता है, ठीक है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होगा, ठीक है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड जिसमें आता है, समझ गए ना, उसी को ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये हो जाएगा, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड लगेगा, है ना, C2H4 डबल बॉन्ड लग जाएगा। कैसे? जैसे देखिए इस तरह से इसका बनेगा संरचना, ऐसे, ठीक है, ऐसे, इधर से भी H, इधर से भी H, इधर से भी H, इधर से भी H, तो इसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में रखेंगे, ठीक है। जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर ई मानेंगे। इसका आंसर अब से देखेंगे तो ये हो सकता है। आगे देखते हैं, कोशिका में कार्बन 6 वाले अणु ग्लूकोज के कार्बन 3 वाले अणु पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव में होती है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका जैविक आवर्धन कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसपास के स्थानों पर जाने हेतु वाहनों का उपयोग न करके
चलकर जाना इसका उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए मैंने इसमें आपका टोटल इसमें 7वां सेट कंप्लीट किया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।